और इस खास तरह के वेरिएबल को जिसमें आप डेटा की जगह पे एक फंक्शनैलिटी को स्टोर कराते हैं हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शंस की खूबसूरती यही है कि आप इन्हें रीयूजेबल बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इनको कॉल करते वक्त प्रोवाइड कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम इन्हें वेरिएबल्स की फॉर्म में पास करते हैं जो कि फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन की रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है और बेसिकली आप इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं जिसको हम रिटर्न के कीवर्ड से लिखेंगे और इसके बाद अपनी वो वैल्यू लिखेंगे जो कि हम इस फंक्शन से रिटर्न कराना चाहते हैं। कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हर फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट हो, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती और इस तरह के फंक्शंस को हम वॉइड टाइप के फंक्शंस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज करके अपने डेटा को रीयूजेबल बना सकते हैं और फिर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को यूज करके अपने इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को एक थर्ड कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करके रीयूजेबल डेटा की तरह रीयूजेबल फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं और ये थर्ड कॉन्सेप्ट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इस इंपॉर्टेंट फीचर को किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने इस लास्ट चैप्टर की फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसको रीनेम करके 05 कर देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं। अपने अपेंडिक्स के फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे functions.html और यहाँ पर हम एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। इस पेज का टाइटल मैं अपडेट करके फंक्शंस कर देता हूँ और यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूँ। फाइनली इस पेज को हम अपने VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउज़र में खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेज हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और हमने अपने कंसोल को भी ओपन कर लिया है। अब हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो दोस्तों, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने ये सीखा कि जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं और उन्हें किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसके अलावा हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं। अब हम अपने इस एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं जिसमें हम अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे और जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये कि हमें एक पर्सन की आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टाइटल लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो सबसे पहले पर्सन की ग्रोस इनकम होगी, उसके बाद हमारे पास एक टैक्स रेट होगा जिसे हम 17.5% पे फिक्स रखेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अप्रोच हम यूज करेंगे उसे भी हम अपने कमेंट्स में फिलहाल लिख लेते हैं जो कि आपको इसे समझने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम इस पर्सन की इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमारे टैक्स की अमाउंट होगी। तो हमारी टैक्स की अमाउंट इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट बनेगी। इसके बाद हम अपनी एक्चुअल ग्रोस इनकम में से इस टैक्स अमाउंट को माइनस करेंगे और ये हमारी आफ्टर टैक्स इनकम होगी। अब हम इसके एक्चुअल सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं जिसमें से पहला वेरिएबल हमारे टैक्स रेट को स्टोर करेगा जो कि 17.5% होगा। नेक्स्ट हम पर्सन की ग्रोस इनकम के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसकी वैल्यू फिलहाल हम 100,000 रखेंगे। इसके बाद हम अपनी टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि ग्रोस इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 होगी। क्योंकि ये जो टैक्स रेट है ये हमने परसेंटेज में लिया है तो इसकी पॉइंट्स वैल्यू के लिए हम इसे 100 पे डिवाइड करेंगे। और फाइनली हम अपनी आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट करेंगे जो कि ग्रोस इनकम माइनस टैक्स अमाउंट होगी। और इसके बाद हम यहाँ पर इस रिजल्ट को लॉग करके देखेंगे। इस पेज को यहाँ सेव करके हम अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर टैक्स इनकम 82,500 बचती है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर अब हम इसी तरीके से एक दूसरे पर्सन की आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो हम फिलहाल करते ये हैं कि इन 3 लाइंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पर हम इन वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्हें ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, तो हम सिंपली इनको यहाँ से var के कीवर्ड्स को रिमूव कर देंगे। इस दूसरे पर्सन के लिए हम यहाँ पर इसकी इनकम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो हम इसे 80,000 सेट कर देते हैं और इसके रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा चेंज जो यहाँ पर इन दोनों पर्सन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करेंगे वो ये कि यहाँ पर आफ्टर टैक्स इनकम पर्सन 1 कर देते हैं, और इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरी कैलकुलेशन है ये पर्सन 2 की होगी। अब हम इसके रिजल्ट को वापस अपने ब्राउज़र में देखते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों पर्सन्स की आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट होकर यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वेरिएबल्स का काम हमारे डेटा को रीयूजेबल बनाना होता है। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पर हमने टैक्स रेट को एक वेरिएबल में सेव कर रखा है और इन दोनों कैलकुलेशंस के लिए हमने सेम टैक्स रेट के वेरिएबल को यूज़ किया है। अगर हम चाहते तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते थे कि टैक्स रेट को एज अ नंबर ही हम यहाँ पर इंजेक्ट कर लेते, लेकिन इसका नुकसान ये होना था कि अगर हम इस टैक्स रेट को चेंज करना चाहते तो हमें अपनी हर कैलकुलेशन में जाकर इसको चेंज करना पड़ता। इसको एक वेरिएबल में सेव रखने का फ़ायदा ये है कि कल को अगर हम अपने टैक्स रेट को चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पर इस बार ये 17.5 नहीं बल्कि 18.5 है, तो हमारी ये सारी कैलकुलेशंस इस वेरिएबल में टैक्स रेट सेव होने की वजह से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल को यूज़ करके अपने इस डेटा के पीस को रीयूजेबल बना लिया है। अगर इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, हम एक स्टेप आगे लेकर चलें तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर इस डेटा के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि रीयूज़ हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को अपने माउस के ज़रिए हाईलाइट करूं तो आप देख सकेंगे कि यहाँ नीचे भी VS कोड ने ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दिया है, जो कि बेसिकली ये इंडिकेट कर रही है कि ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो कि हमने ऊपर यूज़ की है। इसी तरह इसके नीचे वाली स्टेटमेंट जो कि आफ्टर टैक्स इनकम की कैलकुलेशन की स्टेटमेंट है, अगर हम इसे भी हाईलाइट करें तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट है जो कि यहाँ नीचे यूज़ हो रही है। यहाँ पर जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये कि बाज़ औक़ात आपको ऐसा डेटा मिलेगा जिसे कि आप रीयूज़ करना चाहते होंगे। उस केस में आप उस डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। इस डेटा की तरह अक्सर आपको ऐसी फंक्शनैलिटी भी नज़र आएगी जिसे कि आप रीयूज़ करना चाहते होंगे, जैसे कि ये टैक्स कैलकुलेशन की फंक्शनैलिटी है जिसे हम यहाँ ऊपर भी परफॉर्म कर रहे हैं और सेम यही फंक्शन हम यहाँ नीचे भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में डेटा की तरह आप इस फंक्शनैलिटी को भी एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, और इस खास तरह के वेरिएबल को जिसमें आप डेटा की जगह पे एक फंक्शनैलिटी को स्टोर कराते हैं हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि एक फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे फंक्शन का। यहाँ पर हम इस फंक्शन को एक नाम देंगे जो कि बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो काम हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं वो ये कि हम आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं कैलकुलेट आफ्टर टैक्स इनकम। इस फंक्शन के नाम के लिए आपको वो सारे रूल्स फॉलो करना होंगे जो कि एक वेरिएबल को वैलिड नाम देने के लिए ज़रूरी हैं। इस फंक्शन के नाम के बाद हम यहाँ पर एक पैरेंथेसिस का पेयर ओपन और क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस का पेयर ओपन और क्लोज करेंगे। इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में आपको जो एरिया मिलेगा इसे हम कोड ब्लॉक बोलते हैं, और इस ब्लॉक के दरमियान में हम अपना रीयूजेबल कोड या फंक्शनैलिटी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर फिलहाल ये काम करते हैं कि ये जो सारा कोड हमने %2 की इनकम कैलकुलेशन के लिए लिखा है इसे हम कट करके इस ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर देते हैं और इस पेज को सेव कर लेते हैं। अब हम वापस चलकर एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देखते हैं कि इसका क्या असर हमें वहाँ पर नज़र आता है। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको आपके पर्सन 1 की इनकम टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट थी वो तो नज़र आ रही है, लेकिन %2 से रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पर लॉग नहीं हुई। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल को टॉप से बॉटम की तरफ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन फंक्शंस का काम क्योंकि इस कोड को रीयूजेबल बनाना होता है, इस वजह से फंक्शंस हमारे इस जनरल एग्जीक्यूशन के फ्लो के रूल से बाहर होते हैं। एक फंक्शन में मौजूद कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, और इसको कॉल करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपनी पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करेंगे और अपनी स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। अब अगर हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र की तरफ चलें
तो आप देखेंगे कि हमारे सेकंड पर्सन से रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गई है, जो कि बेसिकली हमारे फंक्शन के अंदर से आ रही है। अब जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि फंक्शंस का मकसद आपके कोड को रीयूजेबल बनाना होता है, तो फिलहाल हमने सिर्फ इसे एक बार कॉल किया है, लेकिन अब अगर हम चाहें तो हम इसे बार बार कॉल कर सकते हैं और हमारी ये फंक्शनैलिटी रीयूजेबल बन चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे एक दफ़ा और कॉल करूं और इस पेज को सेव करूं, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी फंक्शन से बाहर फंक्शनैलिटी थी, ये तो एक ही दफ़ा यहाँ पर लॉग हुई है, लेकिन ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट 2 दफ़ा लॉग हुई है, जिसका मतलब कि ये पूरी फंक्शनैलिटी 2 दफ़ा कॉल हुई है। अब हम जबकि ये देख चुकी हैं कि एक फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और इसे कॉल कैसे किया जाता है, तो एक दफ़ा हम अपने इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को रिविजिट करते हैं। अब हम अगर अपने इस फंक्शन के कोड को एनालाइज करें, तो असल में ये जो 2 लाइंस हैं, ये हमारी रीयूज्ड लाइंस हैं। ये फंक्शन फ़िलहाल इस तरीके से तकरीबन यूजलेस है कि यहाँ पर हमने पर्सन की ग्रोस इनकम या बिफोर टैक्स इनकम हार्ड कोड कर रखी है, यानी कि इसे एक फिक्स वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। यही वैल्यू यहाँ टैक्स अमाउंट की कैलकुलेशन में यूज़ होती है और आफ्टर टैक्स की इनकम में भी यही इनकम यूज़ होती है। लेकिन इस फंक्शन को सही तरीके से रीयूजेबल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी तरीके से हम इसे ये जो ग्रोस इनकम है ये इस फंक्शन को प्रोवाइड कर सकें, जिसके बाद ये उस इनकम को लेकर इस पर ये दोनों कैलकुलेशंस करे और हमें इसका रिजल्ट लॉग करके दे। और फंक्शंस की खूबसूरती यही है कि आप इन्हें रीयूजेबल बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इनको कॉल करते वक्त प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हम इन्हें वेरिएबल्स की फॉर्म में पास करते हैं, जो कि फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें इस फंक्शन की कॉल के साथ पर्सन की ग्रोस इनकम भी रिसीव करनी हो, तो हम यहाँ पर इन 2 पैरेंथेसिस के दरमियान में इसे बता सकते हैं कि हमारे पास इस फंक्शन की कॉल के टाइम में ये वेरिएबल पास किया जाएगा जो कि ग्रोस इनकम होगी, और ये ग्रोस इनकम हम अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे, जो कि हमें फंक्शन की कॉल के टाइम में पास की जाएगी। तो यहाँ से हम इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं, और अब अगर हम इस पेज को सेव करके अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स लॉग हुई हैं जिनका रिजल्ट NaN है, जो कि बेसिकली एक एरर है जो उस वक्त आता है जब आपका कोड एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहा होता है और आप उसे एक सही नंबर प्रोवाइड नहीं करते। अगर हम वापस अपने कोड में देखें, तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशंस हैं ये एक पर्सन की ग्रोस इनकम के ऊपर की जा रही हैं, जो कि हमें फंक्शन को पास करनी है, और फिर इस फंक्शन को पास की जाने वाली वैल्यू को यूज़ करके हमारा फंक्शन ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा। इस वक्त अगर हम अपने फंक्शन की कॉल को देखें, तो हमें यहाँ पर कहीं भी वो वैल्यू पास होती नज़र नहीं आ रही। इस वैल्यू को पास करने के लिए हम अगेन इस फंक्शन की कॉल में आएंगे और इन पैरेंथेसिस में अपनी एक्चुअल वैल्यू को पास करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 80,000 पास करें और इसे सेव करें और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पहली फंक्शन कॉल के रिजल्ट में हमें एक वैलिड नंबर नज़र आ रहा है, जो कि हमारी आफ्टर टैक्स इनकम है। तो अब हम अगर अपने इस फंक्शन को थोड़ा सा समराइज करें, तो हम यहाँ पर आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बना रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि इसे एक पर्सन की बिफोर टैक्स इनकम पास की जाएगी। उस इनकम को यूज़ करके हमारा फंक्शन ये कैलकुलेशंस करेगा जो कि ऊपर हम यहाँ पर भी कर रहे थे, और इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमारा फंक्शन हमारे रिजल्ट को लॉग कर देगा। इस सारी कैलकुलेशन में फ़िलहाल जो चीज़ हम डायनामिक रखना चाहते हैं, जो कि इस फंक्शन को पास की जाएगी, वो एक पर्सन की ग्रोस इनकम है, और वो इनकम हम इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट या पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे, जो कि सिंपली एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि फंक्शंस एक्सेप्ट करते हैं। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस वेरिएबल की वैल्यू अपनी फंक्शन की कॉल के साथ ही पास करेंगे, और जब हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू इसी तरह है जैसे कि हमने इसे 80,000 सेट कर दिया हो। फिर ये इस 80,000 की वैल्यू को लेकर यहाँ पर जाएगा, ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, और यहाँ पर हमारी ये लॉग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम अगर एक दफ़ा वापस चलकर अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट को देख लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी पहली फंक्शन कॉल की जो स्टेटमेंट थी उसमें एक वैलिड रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमारी दूसरी फंक्शन कॉल की जो लॉग स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट अभी भी NaN है, और उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर कोई वैलिड नंबर पास नहीं किया। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर हम इस पहले पर्सन की ग्रोस इनकम को पास कर दें जो कि 100,000 है, और इस सारे कोड को रिमूव कर दें, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑल्दो कि इनका ऑर्डर अभी डिफरेंट है। और अगर हम इन्हें पहले वाले ऑर्डर में लाना चाहें, तो हम सिंपली पहले 100,000 पे ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं और फिर
80,000 वाली ग्रोस इनकम पे। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास उसी सीक्वेंस में हमारे रिजल्ट्स लॉग हो रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये कि हमारी इन दोनों लॉग स्टेटमेंट्स में एक ही पर्सन का नाम है जो कि पर्सन 2 है। इसको फिक्स करने के लिए हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और जैसे कि हम यहाँ पर एक पर्सन की ग्रोस इनकम ले सकते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर्सन का नेम भी अपने फंक्शन में डायनामिक बनाना चाहूँ तो मैं उसे अपने आर्ग्यूमेंट्स के जरिए यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस बार हम मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए आपको उनके नामों को कॉमा से डिवाइड करना होता है। अपने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर या इसकी बॉडी के अंदर अब हम इस पर्सन नेम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर हम देख चुके हैं कि अगर हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करें तो हम इस पर्सन का नेम भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अब यहाँ से हम इस पर्सन 2 के हार्ड कोडेड नाम को रिमूव कर सकते हैं। अब जबकि हमारा फंक्शन हमारे पर्सन का नेम भी एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो नेम हम यहाँ पर फंक्शन की कॉल में पास कर सकते हैं। और एक बात जो यहाँ पर याद रखने की है वो ये कि यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करेंगे इनका सीक्वेंस बिल्कुल वही होना चाहिए जो कि आपके फंक्शन की डेफिनेशन में है। तो अगर यहाँ पर पर्सन का नेम पहले आता है तो हम पहले पर्सन का नेम पास करेंगे जैसे कि जॉन डो, और इसी तरह अपने दूसरे फंक्शन की कॉल में भी हम एक नेम पास करेंगे जेन डो। अब अगर हम इसे सेव करके अपने ब्राउज़र की तरफ चलें, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है वो है आफ्टर टैक्स इनकम जॉन डो और आगे हमारी कैलकुलेटेड अमाउंट। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास हुई है उसमें आफ्टर टैक्स इनकम जेन डो लिखा हुआ है और उसके आगे उसकी आफ्टर टैक्स इनकम की अमाउंट है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। अब हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन इस फंक्शन के स्कोप से रिलेटेड करेंगे। तो जैसे कि हमने ये देखा कि आपके इस फंक्शन की इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आपके कोड का ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक का अपना एक स्कोप होता है। अब इस स्कोप को आप एक एनवायरनमेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं जिसमें कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे स्क्रिप्ट के इन टैग्स के दरमियान में रूट लेवल पर जो कोड आएगा वो हमारा ग्लोबल स्कोप होगा और इस फंक्शन के इस ब्लॉक के दरमियान में जो कोड आएगा वो कोड इस फंक्शन के लोकल स्कोप में एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से इन स्कोप्स के दरमियान में एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी बनता है और हमारा ये ग्लोबल स्कोप बेसिकली हमारा पेरेंट या टॉप लेवल का स्कोप है और इस ग्लोबल स्कोप के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होने वाले इस फंक्शन का स्कोप चाइल्ड स्कोप या लोअर स्कोप है। इसी तरीके से अगर हम इस फंक्शन के इस ब्लॉक के दरमियान में एक और ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो उस ब्लॉक का स्कोप इस फंक्शन के ब्लॉक का चाइल्ड स्कोप होगा। तो सबसे पहली चीज ये कि आप किस किस्म का कोड इस ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो काम भी आप यहाँ ग्लोबल स्कोप में या बाहर एग्जीक्यूट कर सकते हैं वही सेम काम आप यहाँ फंक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है तो इसी तरह हम कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ये काम हम ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पहले हमारा ये कोड इस ग्लोबल स्कोप में था, फिर हमने इसे फंक्शन में मूव कर दिया। तो अब यहाँ पर वो var का कीवर्ड मिसिंग है लेकिन टेक्निकली ये वेरिएबल्स यहीं पर डिक्लेयर हो रहे हैं। इस var के कीवर्ड के साथ कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फ्यूचर में चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बेहतर प्रैक्टिस यही होगी कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं इनके साथ भी हम var का कीवर्ड या var का कीवर्ड यूज करें। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि बेसिकली हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने ग्लोबल स्कोप में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह आप एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सम फंक्शन नाम का एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसका काम सिंपली हेलो वर्ल्ड को लॉक करना होगा। अब मैं अगर चाहूँ तो इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर कॉल भी कर सकता हूँ। अगर हम ब्राउज़र में चलकर इसके रिजल्ट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार हेलो वर्ल्ड लॉग हुआ है और ये बेसिकली इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार अपने इस फंक्शन को कॉल किया और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट हुए, एक फंक्शन क्रिएट हुआ और फिर इस फंक्शन को हमने इस फंक्शन के अंदर से कॉल किया। तो एक लॉग हमारा इस फंक्शन से आया और दूसरी लॉग स्टेटमेंट हमारे इस पेरेंट फंक्शन से आ रही है। तो इसे मजीद कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आप इसे सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि जो काम भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं वही काम आप एक फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर सवाल पैदा होता है वो ये
कि क्या हम इन वेरिएबल्स को या इस फंक्शन को जो कि हमारे फंक्शन के स्कोप के अंदर है इसे बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ये काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि इस फंक्शन के ब्लॉक का एक लोकल स्कोप होता है जिसमें कि ये बाहर वाले या अपर स्कोप से इंडिपेंडेंटली काम करता है। एक काम जो हम यहाँ पर कर सकते हैं वो ये कि ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स को लोकल स्कोप में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये जो टैक्स रेट का वेरिएबल बना रखा है ये क्योंकि अपर स्कोप में है या ग्लोबल स्कोप में है तो इसे हम अपने इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया है इस फंक्शन में हम इस पेरेंट फंक्शन के इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ इस टैक्स रेट के वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। अगर हम इस हेलो वर्ल्ड के लॉग की जगह अपनी टैक्स अमाउंट को यहाँ पर लॉग करने की कोशिश करें और इसका रिजल्ट चलकर अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्स अमाउंट 14,800 लॉग हो गई है। इसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ नीचे एक लॉग स्टेटमेंट लिखें और इसके अंदर इस फंक्शन के लोकल स्कोप से कोई वेरिएबल यहाँ पर पास करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अनकॉट रेफरेंस एरर टैक्स अमाउंट इज नॉट डिफाइंड का एरर हमें नजर आ रहा है, जिसका मतलब कि ये वेरिएबल हमारे ग्लोबल स्कोप में रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में समराइज करना चाहें तो आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस अपर स्कोप से लोअर स्कोप में अवेलेबल होते हैं जबकि लोअर स्कोप से अपर स्कोप में अवेलेबल नहीं होते। तो अब जबकि हमने ये देख लिया कि हमारे इस फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर अपनी आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और इस रिजल्ट को अगर हम बाहर रीड नहीं कर सकते तो फिर तो ये फंक्शन एक तरह से अगेन यूजलेस हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस तरह के फंक्शन का मकसद ही ये होना चाहिए कि ये इस आफ्टर टैक्स इनकम को कैलकुलेट करे और किसी तरीके से हमें इसका रिजल्ट बाहर प्रोवाइड करे। इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ से इस फंक्शन को और इस लॉग स्टेटमेंट को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। यहाँ इस फंक्शन से बाहर आकर यानी कि अपने ग्लोबल स्कोप में हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आफ्टर टैक्स इनकम और आइडियली इस फंक्शन का यूज हम कुछ इस तरह करना चाहेंगे कि हम यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर सकें जो कि ये फंक्शन कॉल होने के बाद हमें वापस रिटर्न करे ताकि उस वैल्यू को यूज करके हम जो काम भी आगे करना हो वो कर सकें। इस वक्त अगर मैं इन दो फंक्शन कॉल्स को कमेंट करूं और यहाँ अपनी इस लॉग स्टेटमेंट में इस आफ्टर टैक्स इनकम के रिजल्ट को लॉग करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ ब्राउजर के लॉग में हमें अनडिफाइंड लॉग हुआ नजर आ रहा है। तो अनडिफाइंड बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि उस वक्त हमें रिटर्न होती है जब हम किसी डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और जावास्क्रिप्ट को वो डेटा वहां पर नहीं मिलता। अब जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि इस फंक्शन से आइडियली हम कुछ इस तरह काम लेना चाहेंगे कि ये हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करे जो कि हम फ्यूचर में यूटिलाइज करके उससे कुछ काम ले सकें। और दूसरी चीज़ हम ये भी देख चुके हैं कि ये लोकल स्कोप वाले वेरिएबल्स जिनके अंदर एक्चुअली वो रिजल्ट मौजूद है जो कि हमें बाहर चाहिए वो हम डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर से अपर स्कोप में एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन की रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है और बेसिकली आप इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं जिसको हम रिटर्न के कीवर्ड से लिखेंगे और इसके बाद अपनी वो वैल्यू लिखेंगे जो कि हम इस फंक्शन से रिटर्न कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हम इस फंक्शन से रिटर्न कराएंगे वो ये आफ्टर टैक्स इनकम है। हम सिंपली इसे इस तरह से लिखकर अपनी स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे और अब चलकर अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे इस लॉग में हमारी एक्चुअल आफ्टर टैक्स इनकम जो कि हमारे फंक्शन ने रिटर्न कराई थी और हमने इस वेरिएबल में सेव की थी और जब इस वेरिएबल को हमने लॉग किया तो हमारे पास हमारे इस फंक्शन का रिजल्ट आ गया है। कुछ और चीज़ें जो कि इस रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर कवर करेंगे उसके लिए सबसे पहले ये जो लाइंस मैंने कमेंट की थी इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब जबकि मैंने ये लाइंस अनकमेंट कर दी हैं तो अब हम देखते हैं कि क्या ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स हमें अपने कंसोल में नज़र आती हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अभी भी वो सिंगल लॉग स्टेटमेंट है जो कि हमारे फंक्शन के अंदर से नहीं बल्कि यहाँ बाहर ग्लोबल स्कोप से आ रही है। तो रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली आपके फंक्शन का एंड पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ पर भी आपकी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट आएगी उसके बाद वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ से आपका फंक्शन आपकी वैल्यू को रिटर्न करके अपनी एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके
इस फंक्शन के बिल्कुल एंड पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम वापस अपने ब्राउज़र में देखते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी फंक्शन के अंदर से आने वाली दोनों लॉग स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ हमारे फंक्शन ने जो वैल्यू बाहर रिटर्न की उसका रिजल्ट भी हमें यहाँ पर लॉग्ड नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड मैं यहाँ पर और क्लैरिफाई कर दूँ कि यह ज़रूरी नहीं है कि आपके हर फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट हो, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती और इस तरह के फंक्शंस को हम वॉइड टाइप के फंक्शंस कहते हैं। इस स्पेसिफिक फंक्शन में जिसका काम एक कैलकुलेटर का है, ये सेंस बनती है कि ये एक वैल्यू रिटर्न करे जिसे हम इस फंक्शन से बाहर यूटिलाइज कर सकें। और इन रिटर्न स्टेटमेंट वाले फंक्शंस को जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे आप एक वेरिएबल को वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हमने अपने वेरिएबल्स वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि वेरिएबल को आप किसी भी उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक वैल्यू एक्सपेक्ट करती हो, जैसे कि हमने इसे इस कंसोल लॉग वाली स्टेटमेंट में यूज़ किया है। तो इसी तरह जिस जगह पर भी आप कोई वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो तो वहाँ पर आप एक वैल्यू रिटर्न करने वाले फंक्शन की कॉल को भी एक वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं अपने इस फंक्शन की कॉल को यहाँ से कॉपी कर डायरेक्टली इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट में पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि हमने इस वेरिएबल को किया था। अब अगर हम इस पेज को सेव करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये वैल्यू उसी तरह यहाँ पर लॉग हुई है। इसी तरह जैसे कि हमने यहाँ पर इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट में एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल की वैल्यू के साथ कंकैटिनेट किया है, उसी तरह अगेन हम इस फंक्शन कॉल के रिजल्ट को या इसकी रिटर्न वैल्यू को, जो कि अगेन जैसे मैंने बताया एक वेरिएबल की तरह ही यहाँ पर रिटर्न होगी, उसे भी यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑफ जॉन डो लिख देता हूँ। हम इस पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की फंक्शनैलिटी बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है जैसे कि ये एक वेरिएबल के साथ पहले कर रही थी। इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम कुछ और चीज़ें फंक्शन से रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहली चीज़ इन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फंक्शन के डिफरेंट सेक्शंस को डायनामिक बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले सकते हैं जिन्हें कि हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और इन वेरिएबल्स में किसी किस्म का डेटा भी यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। फ्यूचर में जब हम अपने प्रोजेक्ट पर पहुँचेंगे तो हम इसे बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर सिर्फ नंबर्स और स्ट्रिंग्स ही नहीं बल्कि हर किस्म का डेटा आप इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास कर सकते हैं, और इवन आप इसमें एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं जिसे कि आप अपने इस फंक्शन की बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था कि फंक्शंस की डेफिनेशन आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन के फ्लो से बाहर होती है, यानी कि जब आपका इंटरप्रेटर यहाँ नीचे इस फंक्शन तक पहुँचेगा तो राइट अवे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे इसे एक्सप्लिसिटली कॉल करने का वेट करेगा, और जब इसे इस तरह की एक फंक्शन कॉल नज़र आएगी तब जाकर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरीके से आपके इस फंक्शन की डेफिनेशन का आपके यूजेज वाले सेक्शन से ऊपर आना भी ज़रूरी नहीं है, यानी कि हम इस फंक्शन को यहाँ से कट करके यहाँ कहीं नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, और जब आपके इस फंक्शन की कॉल यहाँ पर आपके इंटरप्रेटर को मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली इसको नीचे से डिस्कवर कर लेगा। और ये चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि यूजुअली आप अपने फंक्शंस को नीचे डिफाइन करते हैं और इनको यूज़ ऊपर कर लेते हैं। इस प्रैक्टिस को फॉलो करने से आपका कोड क्लटर नहीं होता और इसकी एग्जीक्यूशन को फॉलो करना आसान होता है। लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे वो ये कि इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका और सबसे कॉमन तरीका हमने यहाँ पर देख लिया है कि हम फंक्शन के एक कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसकी पूरी डेफिनेशन इस तरह से यहाँ पर आएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप एक सिंपल वेरिएबल में भी एक फंक्शन को स्टोर करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सम का फंक्शन है तो हम इसे एक वेरिएबल की तरह नेम देकर, जैसे कि सम, इसे असाइन करेंगे एक फंक्शन, और यहाँ पर अब हम इस फंक्शन का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे इस वेरिएबल का नाम ही इस फंक्शन का नाम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली 2 पैरेंथेसिस डाल के अपनी कर्ली ब्रेसेस के ज़रिए अपना कोड ब्लॉक बना सकते हैं। अब अगर हम इस फंक्शन को जिसका नाम सम है कॉल करना चाहें तो हम सिंपली उसी तरह जैसे कि हम अपने दूसरे तरीके से लिखे गए फंक्शन को कॉल करते हैं इसे कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी उस फंक्शन से आने वाली लॉग स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए इस तरह का सिंटैक्स भी काफ़ी कॉमन है और इसके कुछ स्पेशल यूज़ केसेस भी होते हैं।
जिनमें इस तरह का सिंटैक्स ज़्यादा सेंस बनाता है। और उन यूज़ केसेस को जब हम अपने प्रोजेक्ट पर पहुंचेंगे तो हम डिटेल में देख लेंगे। इन दो तरीकों के अलावा फंक्शंस को डिफाइन करने का एक तीसरा तरीका भी है जिसे हम एरो फंक्शंस कहते हैं, और उसे भी हम फ्यूचर में जाकर ES6 वाले सेक्शन में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, और उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स की तरह ही फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस फीचर को हम थ्रू आउट दिस कोर्स बार बार यूज करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।